तमिलनाडु की राजधानी साउथ इंडिया का एक खूबसूरत और विकसित शहर है। जितना ये शहर खूबसूरत है उतने ही गहरे राज इसमें छुपे हैं। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, चेन्नई। कॉलेज के गलियारे में एक लड़की तेज रफ्तार से भागती हुई लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी। हांफते हुए वो लाइब्रेरी में दाखिल हुई, जहाँ एक लड़की टेबल पर आराम से किताब पढ़ रही थी। वो बाहर, हांफती हुई लड़की बोली। टेबल पर बैठी लड़की तुरंत खड़ी हुई और उसे बैठने का इशारा किया। पानी का ग्लास पकड़ाते हुए वो बोली, पहले सांस ले बेला और फिर आराम से बात कर। एक तो तू इतनी मोटी हो गई है, तुझसे सही से भागा भी नहीं जाता। चल अब बता क्या हुआ। बेला ने घूरते हुए कहा। निधि तू ज्यादा मत बोल, खुद भी कोई पतली नहीं है। हाँ पर तेरी तरह मोटी भी नहीं हूँ, निधि ने तंज कसा। बेला ने गुस्से में कहा, चुप कर, मैं तुझसे एक सीरियस बात करने आई थी और तू फालतू की बातें कर रही है। क्या हुआ? निधि ने पूछा। बाहर दो लड़के तेरा नाम लेकर झगड़ रहे हैं। एक कह रहा है निधि मेरी है, तो दूसरा बोल रहा है निधि सिर्फ मेरी है, बेला ने बताया। निधि के चेहरे पर हैरानी और डर के मिले जुले भाव उभरे। क्या? बेला गुस्से से बोली, इन बेवकूफों को कूट देना चाहिए। तुझे क्या प्रॉपर्टी समझ रखा है? मुझे बहुत डर लग रहा है बेला, मैं तो इन लड़कों की तरफ देखती भी नहीं, फिर भी ये मेरे पीछे पड़े हैं, निधि घबराई। बेला ने मजाक में कहा, भगवान करे तेरी जिंदगी में कोई ऐसा माफिया टाइप लड़का आ जाए जिसके नाम से ये लुच्चे कांप उठे। निधि के चेहरे पर डर का भाव और गहरा हो गया। मुझे ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता है। फिर तो तुझे ऐसा ही आशिक मिलना चाहिए जो तुझसे पागलों की तरह प्यार करे, बेला हंसी। निधि कांपते हुए बोली, बेला ऐसे मत बोल, मुझे माफिया और क्रिमिनल टाइप लोग बिल्कुल पसंद नहीं। कॉलेज ग्राउंड में बवाल। लाइब्रेरी में टीचर ने आकर दोनों को डांटा और बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही बेला बोली, चल ग्राउंड चलते हैं जहाँ वो लड़के लड़ रहे हैं, मजा आएगा। बेला प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्यों देखना है उन बदमाशों को, निधि ने घबराकर कहा। बेला ने निधि का हाथ पकड़कर खींचा और ग्राउंड की ओर ले गए। ग्राउंड में भीड़ जुटी थी। लड़के सीटियां बजा रहे थे और लड़कियां मजे ले रही थी। दो लड़के एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक लड़के ने गुस्से में कहा, निधि मेरी है, मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। दूसरे लड़के ने उसे मुक्का मारा और कहा, निधि सिर्फ मेरी है, वो मेरे साथ रहेगी। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल आए और दोनों को डांटा, पर उनके जाते ही वो फिर भिड़ने लगे। तभी समायरा नाम की लड़की आई और बोली, रोहन और वीर, तुम दोनों बेवजह झगड़ रहे हो। फैसला लेने वाली तो पिलर के पीछे छुपकर तुम्हें देख रही है। सबकी नजरें पिलर की ओर घूम गई। निधि घबरा गई और बेला के पीछे छुप गई। समायरा ने तंज कसते हुए कहा, बेचारी निधि, अब क्या करेगी? बेला गुस्से में बोली, समायरा तुझे बड़ी जलन होती है ना निधि से, खुद दुनिया भर का मेकअप करके आती है, फिर भी कोई लड़का भाव नहीं देता। समायरा चिढ़कर बोली, यू चीप गर्ल। इससे पहले कि दोनों आपस में भिड़ती, रोहन और वीर निधि की ओर बढ़ने लगे। निधि ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। बेला गुस्से से बोली, तुम दोनों अपनी हद में रहो, वरना प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी। तुमसे बात कौन कर रहा है बेला? हमें तो सिर्फ निधि से मतलब है, रोहन ने कहा। बेला भड़क गई। निधि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके ऊपर बुरी नजर डाली तो तुम सबका मुंह तोड़ दूंगी। वीर हंसते हुए बोला, मोटी जा जाकर पिज्जा खा, हमारे बीच मत आ। सब हंस पड़े। समायरा जोर जोर से हंसने लगी। निधि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, कोई भी मेरी दोस्त का मजाक नहीं उड़ाएगा। समायरा ने तंज कसा, अगर उड़ाया तो क्या किसी माफिया से शिकायत करोगी लिटिल बेबी? बेला भड़क गई। तो निधि ने बेला का हाथ पकड़कर कहा, रहने दे बेला, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। निधि बेला को खींचते हुए कैफे में ले गई। बेला गुस्से में बोली, हर बार बचकर भागना सही नहीं होता, कई बार सिचुएशन का सामना भी करना पड़ता है। निधि ने ठंडी सांस भरी। बेला, मैं आम परिवार से हूँ, स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हूँ। इन लड़कों से लड़कर अपनी पढ़ाई और परिवार की शांति बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे ऐसे लड़ाकू बदमाशों और खासकर माफिया टाइप लोगों से दूर ही रहना है। बेला ने मुस्कुराकर कहा, तू अभी नहीं समझेगी, लेकिन कोई तो ऐसा जरूर होगा जो तुझे मजबूत बनाएगा। निधि ने हल्की मुस्कान दी। मैं खुद मजबूत हूँ, बस बेवजह मुसीबतों में नहीं फंसना चाहती। बेला ने सर हिलाया। ठीक है, बहस का कोई फायदा नहीं, चल
क्लास का टाइम हो रहा है। बेला आगे बढ़ गई, लेकिन निधि वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। वो खुद से बुदबुदाई, मैं कमजोर नहीं, बस मजबूर हूँ। इन गुंडों और खासकर माफिया लोगों से जितना डरती हूँ उससे ज्यादा नफरत करती हूँ। बस कभी मेरा सामना उनसे ना हो, कभी नहीं। इतना बोलकर निधि भी बेला के पीछे पीछे क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगी। निधि को क्या पता था कि वो जिनसे बचना चाहती थी वही उसकी ओर बढ़ रहा है। क्राइम की दुनिया का बादशाह आ रहा है, फूल सी कोमल निधि की शांत जिंदगी में एक तूफान बनकर। निधि और बेला की आज की क्लासेस खत्म हो गई थी। अब दोनों बेला की स्कूटी पर बैठकर घर की ओर जाने लगे। दोनों कॉलेज से थोड़ी दूर पहुंची थी कि उन्होंने देखा हाईवे पर बहुत जाम लगा हुआ था, इसलिए बेला ने दूसरे रास्ते से स्कूटी मोड़ ली। ये रास्ता काफी सुनसान था, पर दोनों एक दूसरे से बात करती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी निधि को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। निधि ने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गई। कुछ लड़के बाइक पर सवार होकर उन दोनों का पीछा कर रहे थे। बेला ने भी स्कूटी के कांच से देखा तो उसे गुस्सा आया। उसने स्कूटी की स्पीड तेज कर दी, पर लड़कों की बाइक काफी फास्ट थी। उन्होंने और तेज रफ्तार से उनका पीछा किया। निधि डर गई थी कि अब कौन उनके पीछे पड़ गया। निधि डरते हुए बोली, बेला भगा। बेला ने हांफते हुए कहा, अरे निधि, इससे तेज ना भाग सकती मेरी लाडू। निधि ने अपना सर पकड़ लिया। ओफो, एक तो तेरी ये लाडू। दोनों बहस करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी वो लड़के स्कूटी के आगे आ गए। बेला ने जोरदार ब्रेक मारा। निधि का सर बेला के पीठ से टकरा गया। वो लड़के उनकी स्कूटी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। निधि बिल्कुल भी उनके सामने नहीं देख रही थी। वो बस चिंता से बेला की तरफ देख रही थी। बेला का गुस्सा अब बढ़ चुका था उन लफंगों की हरकतें देखकर। वो और निधि स्कूटी से उतरी तो उन लड़कों ने बाइक को उनके पास ले जाकर उन दोनों के चारों ओर घूमने लगे। बेला ने अपना मुक्का रेडी किया और उन लड़कों की तरफ बढ़ने लगी कि तभी पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। सबकी नजर उस गाड़ी पर गई। एक महंगी सी न्यू मॉडल की गाड़ी थी। काले कलर की मर्सिडीज उन सबके सामने खड़ी थी। निधि और बेला दोनों हैरानी से देख रही थी और वो लड़के भी रुककर उस खूबसूरत गाड़ी को देख रहे थे। गाड़ी कब से हॉर्न प्रेस कर रही थी, जिसकी वजह से दोनों लड़कियों ने अपने कानों पर हाथ रख दिए। बेला का तो मन कर रहा था कि ड्राइवर का मुंह तोड़ दे। सब लोग देख ही रहे थे कि तभी गाड़ी से कुछ गार्ड्स बाहर निकले और वहां की सिचुएशन का जायजा लेकर अंदर बैठे आदमी को बताने लगे। कुछ ही देर में एक हैंडसम सा आदमी, जिसकी उम्र यही कहीं 27 साल की होगी, बाहर निकला। उसने डार्क नेवी ब्लू पैंट, लाइट ब्लू कॉलर का शर्ट और उस पर डार्क नेवी ब्लू कलर की कोट पहन रखी थी। काले कलर के शाइन करते जूते और हाथों में एक घड़ी पहनी हुई थी। वो आदमी बाहर आया और खड़ा होकर उन लड़कों को घूरने लगा। दिखने में वो आदमी काफी हैंडसम था, लंबा सा, और बॉडी काफी अच्छी खासी थी। न जाने क्यों, पर उसे देखकर बेला के दिल में कुछ हुआ। बेला उसको घूर कर देख रही थी। निधि के मन में ऐसा कुछ नहीं था, वो तो उन्हें हैरानी से देख रही थी। वो आदमी आगे आया और उन लड़कों को देखकर बोला, तेरे घर में माँ बहन नहीं क्या साले, जो तू राह चलती लड़कियों पर बुरी नजर डाल रहा है? शर्म नहीं आती? ये भी किसी की बहन बेटी है जिसे तू ये गंदी नजर से देख रहा है। चल निकल यहाँ से, वरना तेरी माँ बहन को उठवा लूंगा। उस आदमी की धमकी और व्यक्तित्व से डरकर वो लड़के वहाँ से भाग गए। वो आदमी मुड़ा और निधि और बेला के पास आया। आप दोनों ठीक तो है ना? बेला मुंह बनाते हुए बोली, जी हाँ, अब आप जा सकते हैं। उस आदमी को बेला का ये बेरुखी से बोलना अच्छा नहीं लगा। उसने तिरछी नजरों से बेला को देखा और बोला, भलाई का जमाना नहीं है, एक तो मदद करो और ऊपर से। बेला हैरानी से उसे देखते हुए कहने लगी, क्या क्या? बात को पूरा करो ना, ये आधी अधूरी क्यों बोलते हो? उस आदमी ने धीरे से कहा, वो क्या है ना कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम पर बर्बाद करूं। आज हमारे बॉस मुंबई से वापस आ रहे हैं तो उनको लेने जाना है। वो तो बीच में आपको देखा तो मेरी नजर आप पर ही ठहर गई। मेरा मतलब जिस सिचुएशन में आप दोनों थी। बेला ने उसकी तरफ मुंह बिगाड़ा और निधि का हाथ पकड़कर उसे स्कूटी के पास ले गई। दोनों स्कूटी पर बैठ गईं और बेला ने स्कूटी शुरू कर दी। वो आदमी टेढ़ी मुस्कान के साथ बेला को देख रहा था। उन दोनों को जाता हुआ देखकर आदमी बोला, नक चढ़ी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। बेला को बहुत गुस्सा आया। उसे पता था उस आदमी ने बेला को ही नकचड़ी बोला था। बेला कुछ करती इससे पहले निधि ने उसे शांत रहने को कहा और दोनों अपनी राह पर निकल गईं। उनके जाने के बाद
वो आदमी कार से टिककर खड़ा हो गया और बेला के बारे में सोचने लगा। नकचड़ी है, ऐसे तो सीधा करके रहूंगा, एक बार हाथ तो लग जाइए, फिर बताता हूँ कि मैं विराट शेखावत क्या चीज हूँ। तभी एक गार्ड आया और विराट को देखकर बोला, सर जल्दी चलिए, वो आ चुके हैं और 1 मिनट की भी देरी हुई ना तो सबकी खाल उतार देंगे। विराट डर गया और फटाफट कार में बैठ गया। उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। कुछ देर तक वे लोग एक जगह पर पहुंच गए। विराट गाड़ी से बाहर निकल गया और एक जगह जाकर खड़ा हो गया, एकदम सावधान की पोजीशन में। बाकी सभी आदमी भी चारों तरफ खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहां पर एक चॉपर यानी हेलीकॉप्टर आया और चेन्नई की जमीन पर आकर खड़ा हो गया। चॉपर को देखकर सभी आदमियों के पसीने छूटने लगे। विराट खुद खड़ा खड़ा कांप रहा था। सबकी नजर चॉपर के गेट पर थी। एक झटके से चॉपर का गेट खुला। सब लोग डर के मारे और एक्साइटमेंट से देखने लगे। तभी वहां से एक आदमी उछलता हुआ बाहर आया और जमीन पर बेहाल सा गिर गया। सब लोग उस आदमी को देखने लगे जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। सब लोग डर गए। विराट उस आदमी को देखकर समझ गया कि उनके बॉस आज पक्का बहुत गुस्से में है, तभी तो इसका ये हाल किया है। सबकी नजर एक बार फिर से गेट की तरफ गई तो इस बार सबकी आंखों में खौफ छा गया, क्योंकि इस बार एक बेदर्द माफिया उस चॉपर से नीचे उतर रहा था। सबने देखा एक लंबा सा और बॉडी बिल्डर आदमी जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक सारे काले कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर काले चश्मे लगे हुए थे जिनसे उसकी डरावनी आंखें नहीं दिख रही हैं। वो बेदर्द आदमी एक हैवान की तरह नीचे उतरा। चॉपर के पंखे की वजह से उस आदमी के सिल्की बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी कपाल पर आ रहे थे। एक खतरनाक पर उतना ही हसीन बेदर्द आदमी बड़े रौब से चॉपर से नीचे उतरा और आगे बढ़ने लगा। चलते हुए उसने बड़ी शान से अपने कोट की जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर लगे खून के छींटों को पोंछने लगा। उसने रुमाल को वहीं फेंक दिया। आखिर कौन था ये माफिया और ये किस इरादे से चेन्नई वापस आया था? और क्या बेला जल्द ही विराट से फिर मिलने वाली थी? और क्या सच में निधि की जिंदगी में कोई पावरफुल इंसान आने वाला था? जानने के लिए सुनिए कहानी इन लव विथ माफिया बॉस, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। वो लड़के और फिर रोड पर उन बाइक वालों ने उनका पीछा किया। ये सब सोचकर बेला को तो गुस्सा आ रहा था और निधि खामोश सी सोच रही थी कि क्यों लड़कियों के साथ ऐसा होता है। लड़के उन्हें अपने टाइम पास का जरिया क्यों मानते हैं? कहीं तो कोई तो होगा जो सब कुछ समझता होगा, या फिर सभी लड़के एक जैसे होते हैं। नहीं, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई तो होगा जो सबसे अलग होगा। निधि अपने विचारों में खोई हुई थी और बेला कब से हॉर्न बजा रही थी कि घर आ गया। काफी आवाज के बाद निधि को होश आया। उसने देखा वो अपने घर के सामने खड़ी है। निधि स्कूटर से उतरी और बेला का चेहरा देखने लगी जो गुस्से में गरमाया हुआ था। निधि बोली, हेलमेट उतार। बेला ने हैरानी से पूछा, क्यों? निधि ने रिक्वेस्ट की, उतार ना यार। बेला ने अपना हेलमेट उतार दिया और निधि को देखने लगी। तभी निधि आगे आई और बेला के गालों पर एक प्यारी सी और गहरी सी किस दी। बेला का सारा गुस्सा गायब हो गया और वो मुस्कुराते हुए निधि को देखने लगी। हाय, तेरे ये गुलाबी नर्म होठ मुझे मजबूर करते हैं कि मैं अपनी नियत खराब करूं तेरे लिए। निधि ने हंसते हुए कहा, धत पागल। बेला हंसते हुए बोली, ओए होए, देखो तो निधि जी शर्मा रही है। यार, तू अपने शैतान से पति के सामने भी यूं ही शर्माएगी या कुछ साहसिक कार्य करेगी? निधि ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, बेला की बच्ची, तू चुप कर। छी, कितना कुछ सोच लेती है तू। लगता है मुझे मेरे जीजू ढूंढने पड़ेंगे। बेला मुस्कुराते हुए बोली, ढूंढ ले जो मेरे लायक हो, जो मुझे कंट्रोल कर सके। निधि ने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसा कोई ना कोई तो है जो मेरी बेला को और उसके गुस्से को काबू कर सके। कोई तो होगा जो इस नकचड़ी को संभाल पाएगा। बेला ने जैसे ही निधि के मुंह से नकचड़ी सुना, उसे विराट की शक्ल याद आ गई। उसने भी आज बेला को नकचड़ी बोला था। बेला को उस आदमी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। आया बड़ा बेला को नकचड़ी बोलने वाला, खुद एक सांड जैसा आदमी लग रहा था। निधि अपनी नजरें घुमाते हुए बोली, क्या बात है, जीजू के ख्यालों में खो गई थी मैडम। बेला ने खिलखिलाते हुए कहा, तू लिख ले, मुझसे पहले तो कोई तुझे लेकर जाएगा अपने साथ,
अपने प्यार की दुनिया में। अरे नहीं नहीं, क्राइम की दुनिया में, निधि बोली। चुप कर यार, तू बार बार उन क्रिमिनल्स को क्यों याद करती है? कहीं तेरी भी शादी किसी बड़े क्रिमिनल से ना हो जाए। और बेला याद रखना, अगर मेरी हुई ना तो तुझे भी वही उसी गुनाह की दुनिया में लेकर जाऊंगी और किसी से तेरी शादी करवा दूंगी। बेला भी हंसने लगी। चल, इसी बहाने क्राइम करना भी सीख जाएंगे दोनों दोस्त हंसने लगी। निधि ने बेला को बाय कहा और अपने घर के अंदर चली गई। निधि का घर एक छोटा सा और प्यारा सा घर था। घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी जो मुंबई में IIT की कोचिंग कर रही थी। दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत होशियार थीं। घर के बाहर छोटा सा बागीचा था और एक झूला लगा हुआ था। निधि अंदर आई। उसने देखा हॉल में उसकी मम्मा न्यूज देख रही थी और उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। निधि अपनी मम्मा के पास जाकर बैठ गई और उनके कंधे पर सर रख दिया, पर फिर भी उसकी मम्मा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। निधि को बुरा लगा। उसने अपनी मम्मा का चेहरा अपनी तरफ घुमाना चाहा तो उन्होंने गुस्सा कर दिया। निधि भी सोचने लगी कि ऐसा क्या देख रही है। निधि ने टीवी की तरफ देखा तो उस पर न्यूज आ रही थी कि एशिया का नंबर 1 माफिया ASR वापस अपने दरिंदगी पर उतर चुका है। कुछ दिनों की खामोशी के बाद हैवान वापस जाग चुका है। इस बार वो और बेरहमी और दरिंदगी से अपना काम कर रहा है। मुंबई में मलाड इलाके में 50 लोगों की लाशें पाई गई हैं और वे सब एक गैंग से जुड़े हुए थे। गैंग का लीडर लापता है, पर बाकी सारे आदमी मारे जा चुके हैं। खबर तो यही है कि इनकी मौत के पीछे ASR का हाथ है, क्योंकि गुप्त सूचना के मुताबिक ASR अभी हाल ही में मुंबई आया था और आज ही चेन्नई अपने शहर वापस लौट चुका है। जैसे जैसे ये न्यूज चल रही थी, निधि के पसीने छूट रहे थे। पता नहीं क्यों उसे इस ASR के नाम से भी डर लग रहा था। वो कभी क्रिमिनल न्यूज नहीं पढ़ती थी, इसलिए उसे ASR के बारे में नहीं पता था, पर आज उसके बारे में जानकर निधि की हालत खराब हो रही थी। वो सोच रही थी कि कैसा होगा ये इंसान, कितना भयानक होगा जो एक साथ 50 जान ले सकता है। उसके अंदर इंसानियत तो कहीं नहीं होगी। निधि डर रही थी। तभी सीमा जी यानी निधि की मम्मा की नजर निधि पर गई। उन्होंने टीवी बंद कर दी और निधि के माथे पर हाथ फेरने लगी। सीमा जी ने पूछा, क्या हुआ, तू डर क्यों रही है? निधि उदासी लिए बोली, ये इंसान नहीं नहीं, हैवान सच में है क्या? सीमा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, माफिया है बहुत बड़ा। आज तक न जाने कितने खून किए होंगे इसने, कितने लोगों को तकलीफ दी होगी। कहते हैं बहुत बेरहम है ये, इंसानियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इसे। ASR नाम है इसका। पूरा अंडरवर्ल्ड इसके नाम से थर थर कांपता है और वाजिब भी है, क्योंकि ये है ही इतना निर्दर्द और खूंखार। उम्र में बहुत कम है, बस 28 साल का है और इतने खतरनाक काम करता है। किसी चीज की कमी नहीं है, बस इंसानियत नहीं है उसके पास। निधि के तो पसीने छूट रहे थे उस आदमी के बारे में जानकर। भगवान उसे दूर ही रखे ऐसे हैवान से। निधि डरते हुए बोली, मम्मा ये तो चेन्नई में आ गया है अब। सीमा जी ने सर हिलाते हुए कहा, ये यहीं का है तो यहीं आएगा ना। निधि सीमा जी को गले लगाते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है मम्मा। सीमा जी ने उससे कहा, तू क्यों डर रही है? तेरा उससे लेना देना थोड़ी ना है। बहुत दूर है वो तेरी इस आम जिंदगी से और बहुत दूर है तू उसकी खतरनाक दुनिया से। निधि ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, ना कोई लेना देना। मैं मेरी आम जिंदगी में खुश हूँ और वो अपनी खूनी दुनिया में। निधि को सच में अब बहुत अजीब लग रहा था। उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और ऊपर अपने रूम में चली गई। सीमा जी वापस ASR के बारे में न्यूज देखने लगी। उधर अनजान जगह विराट की हालत खस्ता थी। आज वो चेन्नई वापस आ गए हैं और अब सबकी खबर लेंगे। हालांकि इस बार विराट ने अपनी पूरी कोशिश की और कोई गड़बड़ नहीं होने दी, पर उस हैवान का कोई भरोसा नहीं। वो छोटी सी भी कमी निकालकर बेदर्दी से सजा दे सकता है। चौपर से नीचे उतरकर वो हैवान विराट की ओर आ रहा था। चलते चलते उसने बड़ी स्टाइल से अपने बालों में हाथ घुमाया और कातिल निगाहों से सबको देखने लगा। हैवान उस जमीन पर पड़े आदमी के पास आकर रुका और उसे अजीब नजरों से घूरते हुए उसके चारों तरफ बड़े रौब से चलने लगा। आसपास खड़े सब लोग डर रहे थे। विराट आगे आया और उस आदमी के आगे सर झुकाकर बोला, वेलकम बैक ASR। ASR ने एक तिरछी नजर से विराट को ऊपर से नीचे तक देखा
और उसके पास जाने लगा। विराट के हाथ पैर कांप रहे थे। एएसआर ने विराट के चारों ओर चक्कर लगाया और अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। विराट के तो पसीने छूट गए। एएसआर उसके पीछे खड़ा था। उसने एक झटके से विराट के कंधे पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। एएसआर उसकी आंखों में देखने लगा जो झुकी हुई थी। उसने विराट की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और अपनी खूंखार आवाज में बोला, मेरे ही शहर में मुझे वेलकम बैक। विराट ने सर झुकाकर कहा, सॉरी एएसआर। एएसआर ने उसकी ठुड्डी को छोड़ा और उस जमीन पर पड़े बेहाल आदमी के पास गया और उसकी हथेलियों पर जूतों से मसलने लगा। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। एएसआर ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया तो एक गार्ड आया और उसने उसके हाथ में एक खंजर पकड़ा दिया और वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। एएसआर उस खंजर को अपनी उंगलियों पर रगड़ते हुए बोला, मुझे पता है तू प्यासा है, तेरी प्यास आज बुझानी है। चल, आज गर्म खून से तेरी प्यास बुझाई जाए। जमीन पर पड़ा आदमी रोने लगा और एएसआर के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो एएसआर, मैं मानता हूँ मुझसे गुनाह हुआ, वो सब नहीं करना चाहिए था मुझे, प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पर दया करो। एएसआर ने उसके हाथ को अपने पैरों से झटक दिया और अपने खंजर को शैतानों की तरह देखने लगा। एएसआर उस आदमी को जहरीले निगाहों से देखते हुए बोला, तुझे लगता है कि तेरी ऊंची शान है, मगर अफसोस है कि तू अभी मुझसे अनजान है। माफ कर दो एएसआर, मैंने गलत जगह पंगा ले लिया, मुझे नहीं पता था आप इतने खतरनाक हैं और वो आपका इलाका है। आदमी रोते हुए बोला। एएसआर उसके माथे के पास नीचे जमीन पर एक घुटने पर बैठा और एक खंजर को उसके गले पर चलाते हुए कहा, क्या करूं? तू भी उसी वक्त हाथ लगा जब मेरा ये साथी प्यासा है। अब इसकी प्यास तो बुझानी पड़ेगी, तभी तो ये मुझसे वफा रखेगा, क्योंकि इसकी बेवफाई एएसआर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदमी सब कुछ समझ चुका था कि उसकी मौत आ चुकी है, क्योंकि उसने शेर की मांद में हाथ डाल दिया था। अब शेर जग चुका है और बड़ी बेरहमी पर उतरा हुआ है, तो अब उसे कोई नहीं बचा सकता। निधि अपने कमरे की खिड़की के नीचे रोड पर खेलते मासूम बच्चों को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अचानक उसके दिमाग में एएसआर की न्यूज घूमने लगी। निधि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत किया। निधि खुद से बोली, नहीं निधि, जिस इंसान से तेरा कोई वास्ता नहीं, उसके बारे में तुझे सोचना भी नहीं चाहिए। वो एक हैवान है, खूनी है, उसका तुझसे कोई लेना देना नहीं है। तेरी और उसकी दुनिया बहुत अलग है। भगवान, आप बस इतनी कृपा करना कि मुझे इन लोगों से दूर रखना। मैं अपनी आम दुनिया में खुश हूँ, बस ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ। कहते हैं जो लकीरों में लिखा है वो होकर रहता है। हमें नहीं पता हम कब किस मोड़ पर किससे मिल जाएं, और वो इस कदर हमारे लिए दीवाने हो जाए कि हमारी परछाई बन हर जगह हमारे करीब रहे, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कुछ ऐसे ही मोड़ लेने वाली थी निधि की जिंदगी, क्योंकि वो आ चुका है अब। आखिर कौन था ये माफिया और ये किस इरादे से चेन्नई वापस आया था? और क्या बेला जल्दी ही विराट से फिर मिलने वाली थी? और क्या सच में निधि की जिंदगी में कोई पावरफुल इंसान आने वाला था? जानने के लिए सुनिए कहानी इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। निधि अपने ख्यालों में गुम उन बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। उसे क्या पता अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कल का दिन उसकी जिंदगी में क्या कुछ बदलता, वो अब कल पता चलेगा। उधर एएसआर अपने खंजर की प्यास बुझाने पर तुला हुआ था। जमीन पर पड़ा आदमी अब हिम्मत हार चुका था, उसका बचना मुश्किल था। एएसआर उसे हैवानी नजर से देख रहा था और अचानक से उसने वो खंजर उसके सीने में घोंप दिया। वो आदमी दर्द से चीखा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। एएसआर के मुंह पर खून की छींटे लगे हुए थे। आसपास खड़े सब लोग डर के मारे उस बेजान आदमी को देख रहे थे, जिसने एएसआर से बेईमानी की थी, जिसका परिणाम उसे आज भुगतना पड़ा। एएसआर खड़ा हुआ, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो एक गार्ड ने आकर उसके हाथ में नैपकिन दे दिया। एएसआर ने पहले अपना चेहरा साफ किया और फिर उसी नैपकिन से अपना खंजर साफ करके उसे अपने कोट की जेब में डाल दिया। एएसआर मुड़ा और विराट की ओर गया। उसने विराट के चेहरे को घूरा और सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ गया। विराट उसके पीछे पीछे चलने लगा। गार्ड ने गेट खोला और एएसआर अंदर बैठ गया। सभी लोग गाड़ियों में बैठकर वहां से रवाना हो गए। कार में खामोशी थी। विराट बार बार पलटकर पीछे देखता और एएसआर की नजरों से डरकर वापस आगे देख लेता।
अचानक उसके कानों में आवाज आई, बोलो, क्या बोलना है? विराट के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ गई और वो बड़े गर्व से बोला, भाई वो आज रोड पर कुछ लड़के 2 मासूम लड़कियों को परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें डरा धमकाकर भगा दिया। सही किया ना भाई? जान से नहीं मारा? एएसआर ने गुस्से से पूछा। नहीं भाई, उन्होंने इतना कुछ किया ही नहीं था कि जान से मार देता, विराट ने कहा। तो उनके कुछ करने का इंतजार करे ताकि फिर से हम उन्हें मार दे। तब तक वो लड़की तो बर्बाद हो चुकी होगी, है ना? एएसआर गहरी सांस लेते हुए बोला। विराट ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, सॉरी भाई, मुझे लगा वो उनकी पहली गलती होगी। तुम्हें क्या पता वो उनका कितनी बार का हो। एएसआर की एक आदत कहो या उसूल कहो कि वो कभी लड़कियों की इज्जत नहीं लूटता था और न लुटने देता था। वो हर तरह के क्राइम करता था, पर लड़कियों के मामले में उसके अंदर दया थी। जब भी वो सुनता कि किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसका खून खौल उठता, उसके पुराने जख्म ताजा हो जाते। उसका अतीत एक दर्दनाक दास्तां था जिसे उसने अपने गुनाहों के पीछे छिपा दिया था, और आज एक खूंखार माफिया बनकर पूरी दुनिया के सामने बेखौफी से खड़ा था। दोनों खामोश हो गए। विराट समझ चुका था कि एएसआर को फिर से अतीत का कुछ याद आ गया है, तभी तो उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ साफ झलक रही है। उसने अब चुप रहना बेहतर समझा और आगे देखने लगा। विराट के दिमाग में वो बेला घूमने लगी। उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। पीछे बैठा हैवान, जिसके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी ना इंसानियत, बस अपनी नफरत से गुस्से में बैठा हुआ था। उनकी गाड़ियां जंगल की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूरी पर जाकर एक बड़ा सा दरवाजा आया जो अब धीरे धीरे खुल रहा था और सभी गाड़ियां अंदर जा रही थी। ये इलाका पूरा जंगली था। आसपास ऊंचे पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधे, जंगली जानवरों से घिरा हुआ इलाका था जहां इस हैवान का घर था, जहां ये रहता था। एक खूबसूरत सा बंगलो जो 2 बड़े पहाड़ों के बीच में बना हुआ था, जिसके पीछे एक बड़ा सा झरना बह रहा था। आसपास में बड़े बड़े पेड़ पौधे अपनी शोभा बढ़ा रहे थे। उस घर तक जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज आती रहती थी और रात के वक्त चारों ओर जानवरों का आना जाना रहता था। पर एएसआर को इन सब की आदत थी। उसके लिए ये सब उसके साथी थे जिनके साथ वो ज्यादातर वक्त बिताता था। गेट खुला, सब गाड़ियां लाइन से आगे बढ़ रही थी। अंदर भी चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे थे। एक खूबसूरत सा खुशनुमा माहौल था अंदर का, पर बिल्कुल जंगल जैसा था। सभी गाड़ियां आकर बंगलों के आगे आकर रुकी। विराट ने गेट खोला और एएसआर अपने रॉब से नीचे उतरा। सब लोग उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगे। अंदर से भी उसका घर बहुत खूबसूरत था। उसका पूरा घर कांच से सजा हुआ था। बीच में एक बड़ा सा हॉल था जिसके चारों तरफ कांच की दीवारें थीं, जिनसे बाहर के हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे और पीछे से बहता हुआ झरना भी दिखाई दे रहा था। एएसआर को देखकर सब लोग सावधानी की पोजीशन में खड़े हो गए और उसका वेलकम करने लगे। वो सीधा जाकर हॉल में लगे विशाल से सोफे पर बैठ गया और उसके सभी आदमी सर झुकाकर उसके सामने खड़े हो गए। एएसआर सबको एक एक करके अपनी पैनी नजर से देख रहा था। उसकी नजर एक आदमी पर रुकी। उसने उसको घूरा और हैवानियत से मुस्कुराने लगा। एएसआर बोला, आगे आओ। वो आदमी कांपने लगा। उनका बॉस उसको क्यों बुला रहा है? वो डर के मारे आगे बढ़ने की जगह पीछे खिसकने लगा। एएसआर को गुस्सा आया। उसने विराट की तरफ देखा तो विराट ने उस आदमी की कॉलर पकड़कर उसे आगे धक्का दिया। वो आदमी कांपता हुआ एएसआर के सामने सर झुकाए खड़ा था। एएसआर ने ठंडे स्वर में पूछा, कितने पैसे लिए मुझसे गद्दारी करने के लिए? वो आदमी थरथरा उठा, घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो बॉस, मैं लालच में आ गया था, मत्ती मारी गई थी। एएसआर ने अपने आदमियों की ओर देखा, फिर सोफे पर बैठते हुए कहा, माफ कर दूं या मार दूं, क्या करूं? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस आदमी पर टिकी थीं। एएसआर उठा, उसकी कॉलर पकड़कर खींचा और खून भरी नजरों से घूरते हुए बोला, तू वजह बना उसकी तकलीफ की, उस लड़की की मौत की। अब तुझे वहीं जाना होगा जहां सबसे बेरहम तेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर उसने आदमी को धक्का दिया और विराट को आदेश दिया, इसे वहां ले जाओ, मैं आता हूँ। एएसआर अपने कमरे में गया। ठंडी हवा में बाल उड़ रहे थे। उसकी काली आंखों में बेदर्दी साफ झलक रही थी। वो बालकनी में खड़ा पूरी रात अंधेरे जंगल को घूरता रहा।
एक खूबसूरत लेकिन बेरहम शख्स जिससे कोई टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगली सुबह निधि कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। बैग उठाकर नीचे आई तो सीमा जी बोली, जल्दी नाश्ता कर लो, तेरे फेवरेट पोहे बनाए हैं। मम्मा लेट हो जाऊंगी, ऊपर से ट्रैफिक भी होगा, रैली निकलने वाली है तो जल्दी निकलना सही रहेगा। निधि ने जवाब दिया। प्रवीण जी ने सुनकर कहा, नाश्ता कैंटीन से कर लेना। निधि खुशी से उनके गले लग गई, फिर फ्लाइंग किस देकर बाहर निकली जहाँ बेला उसका इंतजार कर रही थी। बेला उसे देखती रह गई। निधि आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। काले जीन्स और लाल क्रॉप टॉप में खुले भूरे बाल कमर तक लहराते हुए, बिना ज्यादा मेकअप, सिर्फ काजल में उसकी भूरी आंखें और भी खूबसूरत लग रही थी। बेला ने छेड़ा, तो जीजू के हिस्से का प्यार मुझे क्यों दे रही है? चुप कर मोटू, चल लेट हो जाएंगे, निधि ने कहा। बेला ने हेलमेट निकाल कर दिया और दोनों स्कूटी पर कॉलेज के लिए निकल गईं। उधर जंगल में सभी गार्ड्स बाहर खड़े थे। विराट कार के पास खड़ा था। कुछ देर बाद अंदर से एक दमदार पर्सनालिटी का आदमी बड़े रौब और गुरूर के साथ बाहर आ रहा था। उसको बाहर आते देख सभी ने सर झुका लिया। आज एएसआर बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने डार्क कॉफी कलर का लॉन्ग कोट पहना हुआ था, जिसके नीचे ब्लैक जीन्स पहनी थी। आंखों पर काले बड़े चश्मे पहनकर अपना एक हाथ जेब में डालकर बाहर आया। उसके बड़े काले जूतों की आवाज चारों तरफ आ रही थी, क्योंकि सब लोग खामोश खड़े थे। एएसआर बाहर आया और उसे देखकर गाड़ी का गेट खोल दिया। एएसआर अंदर बैठा। सभी गार्ड्स भी गाड़ी में बैठ गए। कुछ ही देर में सभी गाड़ियां 27 से बाहर निकल गईं। थोड़ी देर बाद सभी गाड़ियां चेन्नई के स्टेट हाईवे पर चल रही थी। उसी हाईवे पर थोड़ा पीछे बेला और निधि अपनी स्कूटी से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर हाईवे पर जाम लग गया। सभी गाड़ियां वहीं रुक गई। एएसआर की गाड़ी के कांच काले रंग के थे, जिस कारण बाहर का कोई अंदर नहीं देख सकता था, पर अंदर से बाहर सब कुछ देखा जा सकता था। एएसआर की गाड़ी वहीं खड़ी थी। उसके पीछे बाकी सभी गाड़ियां थीं। कुछ देर बाद बेला अपनी स्कूटी लेकर आगे आई और एएसआर की गाड़ी के ठीक पास में खड़ी हो गई। दोनों लड़कियों ने हेलमेट पहना हुआ था। कार में आगे विराट बैठा था। उसकी नजर एक बार स्कूटी वाली लड़की पर गई, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पीछे एएसआर अपने उसी हैवानियत वाले लुक में बैठा हुआ था। सभी लोग कब से ट्रैफिक में अटके हुए थे। निधि को बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि एक तो तेज धूप, ऊपर से उसके खुले बालों पर उसने हेलमेट लगाया हुआ था। निधि से सहन नहीं हुआ और वो स्कूटी से उतरी और थोड़ा कार के पास आई। निधि अपने आप को उस गाड़ी के कांच में देख रही थी। उसका मन हुआ कि हेलमेट उतार दे, क्योंकि न जाने कब तक उनको यहाँ रुकना होगा। बेला उसको स्कूटी के कांच से देख रही थी। निधि ने कार की तरफ अपना मुंह किया और अपने हेलमेट को उतारने लगी। कार में बैठा एएसआर, जो कब से शांति से बैठा था, अचानक से उसकी नजर बाहर खड़ी लड़की पर गई। उसने ध्यान से देखा। तभी निधि ने झट से अपना हेलमेट उतार दिया और उसके लंबे खुले बाल हवा में लहराने लगे। एएसआर की आंखें उसी पर जम गई। निधि ने हेलमेट उतारा और उसे अपनी गोद में लेकर औरतों की तरह स्कूटी पर बैठ गई। उसे देखकर बेला मुस्कुराने लगी तो निधि भी मुस्कुराने लगी। निधि पीछे बैठी मुस्कुरा रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई उसकी खूबसूरती और उसकी मुस्कान में इस कदर खो चुका है कि उसे कोई होश नहीं है। क्या निधि को अंदाजा था कि जिस गाड़ी के पास वो रुकी थी, उसमें बैठा व्यक्ति कितना खतरनाक था? क्या एएसआर को निधि पहली नजर में पसंद आ गई थी? जानने के लिए सुनिए कहानी इन लव विथ माफिया बॉस, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। निधि ने हेलमेट उतारा और उसे अपनी गोद में लेकर जानबूझकर औरतों की तरह बेला के पीछे बैठ गई। उसकी हरकतों पर बेला को हंसी आ गई और निधि भी बेहद हसीन तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा कार की तरफ था। उसे नहीं पता था कि कार में बैठा हैवान उसकी खूबसूरती में खो चुका है। कार में एएसआर बैठा अपनी दीवानगी भरी निगाहों से निधि को देख रहा था। कुछ ही देर में उसने अपनी नजरें निधि से हटा ली और सामने देखने लगा। निधि और बेला अभी भी मुस्कुरा रही थी। निधि बोली, बेला तू भी अपना हेलमेट उतार देना यार, देख कितनी गर्मी हो रही है। मुझे तो अब जाकर कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। बेला बोली, नहीं यार, कभी भी ट्रैफिक खुल सकता है, मुझे अलर्ट रहना होगा, तू कर मजे। निधि आराम से बैठी खुली हवा के मजे ले रही थी।
उसके लंबे भूरे बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो फूंक मारकर उड़ा रही थी। एएसआर की नजर ना चाहते हुए भी फिर से निधि पर गई। इस बार वो उसे देखता ही रह गया। बेहिसाब खूबसूरती उसके सामने मुस्कुरा रही थी और उसके लंबे उड़ते बाल जो उसके गोरे चेहरे पर आ रहे थे, उन्हें अपनी फूंक से वो उड़ा रही थी। एएसआर अपनी अजीब अजीब नजरों से एकटक निधि को घूरता रहा, बिना पलके झपकाए। निधि का चेहरा उसके जहन में छप चुका था। वो अपनी कातिल निगाहों से निधि को घूरने लगा। अचानक निधि को पता नहीं क्या हुआ, उसने गाड़ी के कांच की तरफ देखा। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर अजीब महसूस हो रहा था। वो एकटक कांच को देख रही थी। उसे क्या पता कि उसकी नजरें सीधी एएसआर के चेहरे पर हैं, जो निधि को घूर रहा था। निधि ने अपनी आंखें फेर ली और आगे देखने लगी। एएसआर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई और अब वो बस निधि को ऊपर से लेकर नीचे तक घूर रहा था। तभी सिग्नल की लाइट हटी और ग्रीन लाइट जल गई। बेला ने स्कूटी को रेस दी और झट से स्कूटी आगे बढ़ गई। एएसआर निधि को खुद से दूर जाते हुए देखकर बेचैन हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। एएसआर गुस्से में चिल्लाया, गाड़ी तेज चलाओ। ड्राइवर डर गया और उसने तेज रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा दी। उधर निधि ने चलती गाड़ी में हेलमेट पहना और शांति से बेला को पकड़कर बैठ गई। एएसआर की गाड़ी तेज चल रही थी। एएसआर कांच से बाहर देखकर निधि को ढूंढ रहा था, पर वो कहीं नहीं दिखी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में खिड़की के कांच पर मुक्का मारा और आग बबूला हो गया। उसको देखकर विराट भी परेशान हो गया कि अचानक उसे हुआ क्या, इतना गुस्सा किस बात का। विराट ने हिम्मत करके पूछा, भाई बात क्या है? एएसआर बोला, शट अप। विराट डर गया और चुपचाप आगे देखने लगा। एएसआर का गुस्सा काबू नहीं हो रहा था। अचानक वो लड़की गायब कहाँ हो गई। कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से उस खंजर को निकाला और उसे डरावने तरीके से अपने चेहरे पर घुमाने लगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हुआ और वो गाड़ी की सीट से सर टिकाकर बैठ गया। उसके दिमाग में अभी भी वो चेहरा, वो मुस्कान और वो खूबसूरत लंबे भूरे बाल घूम रहे थे। वो कभी भी इसे भूल नहीं सकता था। आज पहली बार उसकी नजरों ने ध्यान से किसी लड़की को देखा है और वो भी अब उसके दिमाग में बस गई थी, निकल ही नहीं रही थी। उनकी गाड़ियां आगे बढ़ी और कुछ देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुकी। एक आलीशान सी बिल्डिंग जिसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और काले कपड़े पहने खतरनाक आदमी फैले हुए थे और बिल्डिंग का ध्यान रख रहे थे। बिल्डिंग के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सिंह ग्रुप एंड कंपनी। सभी गाड़ियां अंदर घुसी और बिल्डिंग के आगे आकर रुक गई। सभी आदमी उतरे। विराट ने दरवाजा खोला तो अंदर अपने चेहरे पर वही हैवानियत और गुरूर लेकर एएसआर नीचे उतरा। आज उसकी कुछ खुफिया मीटिंग थी, इसलिए वो बिल्डिंग के अंदर ना जाकर एक सीक्रेट रास्ते से जमीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड बने बड़े से एरिया में चला गया। उसके पीछे पीछे सब लोग चलने लगे। नीचे एक विशाल और आलीशान कांच का बहुत बड़ा एरिया था जिसमें बहुत से लोग काम कर रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था सब लोग कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एएसआर चलता जा रहा था। उसको देखकर सब लोग खड़े हो गए और उसका स्वागत करने लगे। वो आगे बढ़ा और बड़े से कांच के दरवाजे के आगे आकर रुक गया। दरवाजे पर उसने अपनी हथेली रखी तो वो दरवाजा खुल गया। सभी आदमी वहीं रुक गए। सिर्फ विराट उसके साथ अंदर गया। उनके अंदर जाते ही गेट बंद हो गया। अंदर का नजारा एकदम अलग था। दीवारों पर न जाने कितने लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। कुछ जगह पर कई सारी जगहों का नक्शा बना हुआ था और एक दो खून की बूंदें भी चिपकी हुई थी। वो दोनों आगे बढ़े तो एक दीवार पर कांच की एक बड़ी सी अलमारी आई जिसमें दुनिया भर के खतरनाक से खतरनाक खंजर जमे हुए थे जिनका एएसआर उपयोग करता था। दोनों अंदर गए तो एक छोटा सा कमरा आया। विराट ने उसको खोला तो अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई जिसे सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एएसआर अंदर आया। अंदर का नजारा बड़ा भयानक था। एक आदमी उल्टा लटका हुआ था और उसके नीचे आग जल रही थी। आदमी के जिस्म से खून टपक टपक कर उस आग में आहुति दे रहा था। विराट एक चेयर लेकर आया और वहां रख दिया। विराट उस चेयर पर बड़े रौब से बैठ गया और उस आदमी को देखकर बोला, ये पैसा दे गया जख्म कैसा। ना कोई मरने दे रहा ना जीने दे रहा, अधमरा लटका पड़ा है।
छोड़ा तो जला, ना छोड़ा तो। लटका हुआ आदमी रोने लगा। विराट के चेहरे पर मुस्कान थी। उसको तकलीफ में देखकर एएसआर खड़ा हुआ और उसके पास गया। उसने आगे से एक जलते हुए लकड़े को उठाया और उस लटके आदमी के सीने पर रख दिया। पूरे कमरे में उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठी। कुछ इसी तरह चीखी थी ना वो, या इससे भी ज्यादा दर्द में? एएसआर गुस्से में बोला। विराट को भी बहुत गुस्सा आ रहा था इस नीच इंसान पर। इसकी वजह से एक मासूम की जान गई थी। एएसआर ने वो लकड़ा उसके सीने पर और जोर से दबा दिया। वो आदमी और जोर से चीखा। एएसआर के चेहरे पर हैवान हावी हो गया था। अब वो दरिंदा बन चुका था। उसने उस लकड़े को उस आदमी के पेट में जैसे ही घुसाना चाहा, अचानक उसके सामने निधि का खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा। उसके भूरे बालों की वो लट जो बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे उस खूबसूरती को परेशान कर रही थी, वो उसे फूंक मारकर उड़ा रही थी। ये सब नजारा एएसआर की आंखों के आगे एक फिल्म की तरह चलने लगा। उसको भयंकर गुस्सा आया। उसने लकड़े को फेंक दिया और गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। विराट उसके पीछे पीछे चलने लगा। एएसआर चलते हुए बोला, ये मरना नहीं चाहिए। इसके बचने की सिफारिश अपने आप मेरी नजरों के सामने आई है। विराट कुछ समझा नहीं, पर उसने हाँ बोल दिया और उसके पीछे चलने लगा। एएसआर वहां से बाहर निकलकर एक मीटिंग रूम की तरफ गया। एक बड़ा सा मीटिंग रूम जिसके बीचों बीच कांच की बड़ी सी टेबल थी, जिसके चारों तरफ चेयर्स रखी हुई थी, जिन पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। पूरा मीटिंग रूम कांच से बना हुआ था। एएसआर जैसे ही अंदर आया, उसे देखकर सब लोग खड़े हो गए। वो आकर अपनी मास्टर चेयर पर बैठ गया और सबको अपनी तीखी नजर से देखने लगा। आधे लोग तो डर के मारे ऊपर भी नहीं देख रहे थे, कहीं कुछ गलती हुई और एएसआर को गुस्सा आ गया तो। विराट आगे आया और उसने मीटिंग स्टार्ट की। सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे और हैवान टेबल पर पड़ी पानी की बोतल को अजीब तरह से घुमा रहा था। सब लोग कांपते हुए अपनी बात पेश कर रहे थे। सबको पता है कि वो एक माफिया के साथ काम करते हैं जो बड़ा बेरहम है। एक आदमी खड़ा हुआ और थोड़ा अकड़ में बोला, मिस्टर एएसआर, आपका इतना खौफ है, मिनिस्टर वगैरह सब आपसे डरते हैं, तो आप ये सप्लाई बिना किसी टैक्स के पास क्यों नहीं करवा देते? दिक्कत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपका खौफ खोखला है और आपके बारे में जो बड़ी बड़ी बातें मीडिया में फैली हुई हैं वो एक ढकोसला है? उसकी बातें सुनकर हॉल में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर पसीना छूट गया। इस बेवकूफ को पता नहीं कि एएसआर क्या चीज है और उसका खौफ कितना खतरनाक है। अब ये तो गया। एएसआर कुछ नहीं बोला और वैसे ही बोतल को घुमाता रहा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर रही थी। वो आदमी फिर बोला, क्या एएसआर, आपकी बोलती बंद हो गई? सच कड़वा लगा शायद। अब चुप मत रहिए, अपने बचाव में कुछ तो कहिए। सब लोग उसको इशारा करके शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी तो मौत उसे पुकार रही थी। वो किसी की नहीं सुन रहा था और बोलता ही जा रहा था। एएसआर अब जोर जोर से बोतल को घुमाने लगा और बोतल नीचे गिर गई। एएसआर ने उस आदमी के सामने देखा और बोला, गया। वो आदमी उसका मतलब समझा नहीं। विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आसपास में बैठे लोग उस आदमी की बेवकूफी पर तरस खाए या उस पर गुस्सा करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एएसआर अपनी चेयर पर खड़ा हुआ और उस आदमी को इशारा करके अपने पास बुलाया। वो आदमी थोड़ा थोड़ा डरने लगा और धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसके पास आते ही एएसआर ने उसे झट से पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, 1 दिन का वक्त है तेरे पास, जा अपने खौफ से सप्लाई को बिना टैक्स के पास करवा, और जो अगर ये काम नहीं हुआ ना तो वो तेरी आखिरी खूबसूरत रात होगी। इतना बोलकर एएसआर मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे विराट भी जाने लगा और जाता हुआ उस आदमी को देखकर बोला, भाई कभी झूठ नहीं बोलते। दोनों वहां से बाहर चले गए। एएसआर अंडरग्राउंड एरिया से बाहर आया और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। वो लड़की फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसकी मुस्कान, उसके लंबे बाल एएसआर को पागल बना रहे थे। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद की तो फिर से वो मुस्कुराती हुई उसको नजर आने लगी। आंखें बंद किए हुए हैवान के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई
और वो बोला, दिमाग पर काबू कर रही है, पता करना पड़ेगा कौन है ये जालिम। इतना बोलकर वो अपनी कार में जाकर बैठ गया और सीधा अपने बीस्ट हेवन की तरफ चल पड़ा। निधि का कॉलेज में आज का दिन नॉर्मल बीत गया और दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली गईं। रात का वक्त था, चारों तरफ शांति थी। वहीं चेन्नई शहर के जंगल के इलाके में एक खूबसूरत बंगला चमक रहा था। बोर्ड पर लिखा हुआ बीस्ट्स हेवन चमक रहा था। चारों तरफ रोशनी थी, पर उस घर में एक कमरे में अंधेरा था। रूम की सारी खिड़कियां खुली हुई थी। बालकनी और खिड़की से आती हुई ठंडी हवा कमरे के सारे पर्दों को उड़ा रही थी। वहीं उस अंधेरे में एक आदमी बालकनी में रेलिंग पर टिककर खड़ा उस भयानक घने जंगल को देख रहा था। ठंडी हवा उसके खुले बदन को छू रही थी। उसके रेशमी बाल उड़कर उसकी ललाट पर आ रहे थे, पर वो एकटक खामोशी से उस जंगल को देख रहा था। एएसआर के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी जो उसे गुस्सा दिला रही थी। अपने आप को शांत करने के लिए वो इस बालकनी में खड़ा था, पर आज उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि किसी का खून कर दे अपने इस खंजर से। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। तभी उसके सामने निधि का वही खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। उसकी रेलिंग पर से पकड़ ढीली हो गई और वो उस चेहरे को याद करने लगा। उसने जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोली। क्या पता अगर वो अपनी आंखें खोल दे और उस लड़की का चेहरा गायब हो जाए तो। एएसआर की ये रात निधि के चेहरे को याद करते हुए गुजर गई। उधर निधि बेखबर आने वाले तूफान से आराम से बेड पर लेटकर सो रही थी। उस मासूम को क्या पता कि वो किसी के दिमाग पर काबू कर रही है और अब वो उसे ढूंढना चाहता है। अगली सुबह बेला निधि को लेने आई। दोनों जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गईं। वो दोनों उसी हाईवे पर चल रही थी जहां कल उस माफिया ने निधि को देखा था। दोनों आगे बढ़ रही थी, तभी उनको दूर से कोई बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। एएसआर की रेंज रोवर पिछले 1 घंटे से वहीं खड़ी होकर उन दोनों का इंतजार कर रही थी। एएसआर को पता था कि वो उसे दोबारा यहीं मिलेगी, इसलिए वो सुबह सुबह वहां आकर खड़ा हो गया और अब जाकर उसकी तलाश पूरी हुई। उसे वो खूबसूरत लड़की दिखाई दी। हालांकि निधि ने हेलमेट पहना हुआ था, पर वो माफिया उसको उसके जिस्म से ही पहचान गया कि ये वही लड़की है। कार में बैठा एएसआर बड़ी दीवानगी से निधि को देख रहा था। कुछ देर में वो लड़कियां आगे निकल गईं। बेला जहां जाती वो रेंज रोवर वहां उनके पीछे जाती। बेला को ध्यान नहीं रहा और वो आराम से चल रही थी, पर निधि का दिल धक धक कर रहा था। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। निधि ने पीछे मुड़कर देखा तो एएसआर उसको देखता रह गया। हेलमेट से निधि की खूबसूरत भूरी आंखें दिख रही थी जो इधर उधर देख रही थी। एएसआर ने उसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। निधि को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे घूर रहा है, कोई उसके पीछे है। निधि ने मुड़कर देखा तो एक कार उसके पीछे चल रही थी, पर निधि ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रोड पर और भी गाड़ियां चल रही थी। निधि की बोलती हुई खूबसूरत आंखें इधर उधर देख रही थी और एएसआर की आंखें निधि की आंखों का पीछा कर रही थी। एएसआर दीवानों की तरह उसको देख रहा था। जब तक दोनों कॉलेज नहीं पहुंची तब तक रेंज रोवर उनके पीछे पीछे चल रही थी। निधि का दिल कभी गलत एहसास नहीं करवाता था और आज भी उसे एहसास हो गया था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। निधि बार बार पलटकर पीछे देखती और एएसआर उसमें खो जाता। वो उसे अपनी अजीब नजरों से देखता रहता। कुछ देर बाद वो दोनों कॉलेज पहुंची। बेला सीधा अंदर घुस गई। रेंज रोवर कॉलेज के बाहर आकर रुकी। एएसआर की साइड की खिड़की खुली और उसने देखा सामने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज चेन्नई। एएसआर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और उसकी रेंज रोवर कॉलेज से थोड़ी दूरी पर उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। पार्किंग में बेला ने स्कूटी को रोका और देखा निधि उतरी नहीं। बेला ने उसे आवाज लगाई, तब जाकर निधि होश में आई और नीचे उतरी। बेला उसको देखकर बोली, क्या हुआ तुझे अब? कोई भूत देख लिया क्या? निधि बोली, कोई अपना पीछा कर रहा था यार। बेला ने कहा, नहीं रे पागल,
ऐसा कुछ नहीं है, पूरे रास्ते कोई गलत चीज नहीं हुई, तू बेकार का मत सोच, चल अब जल्दी। बेला ने निधि का हाथ पकड़ा और दोनों अंदर जाने लगी। दोनों सीधी क्लास में चली गईं। कॉलेज के बाहर उस रेंज रोवर में एक आदमी अपनी टांग पर टांग देकर आराम से बैठा सिगरेट पी रहा था। उसका धुआं कार की खिड़की से बाहर जा रहा था। उस आदमी की नजर बस कॉलेज के गेट पर थी। वो कब से एकटक वहां देख रहा था। विराट भी शांति से आगे बैठा हुआ था। किसी को कुछ बोलने की परमिशन नहीं थी। एएसआर अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए बड़े नशीले तरीके से कॉलेज के गेट को देख रहा था। कब वो बाहर आएगी, कब उसके दर्शन फिर से होंगे, कब उसकी लंबी भूरी जुल्फें लहराती हुई दिखाई देंगी। एएसआर लगातार सिगरेट पिए जा रहा था और नशे से कॉलेज को देखते हुए दीवानगी से बोला, उफ, इतनी मजाल उस जालिम की कि एएसआर के दिमाग पर काबू कर रहे हैं। एक बार हाथ लग जाए फिर पता चले चीज क्या है। कोई उसकी बातों की गहराई को समझ नहीं सकता था, सब लोग बस सुन सकते थे। कॉलेज के अंदर निधि की एक क्लास खत्म हो चुकी थी। प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स हॉल में खड़े थे। तभी प्रिंसिपल आए और माइक में बोला, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के थर्ड सेमेस्टर का और फाइनल के स्टूडेंट्स का फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, जो कल अनाउंस होगा और टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। कल किसी बड़ी कंपनी के मालिक को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा, तो आप सबसे कल मिलते हैं। कल कोई क्लास नहीं होगी। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। निधि और बेला भी खुश थे। उन दोनों के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला था। दोनों के एग्जाम्स अच्छे गए थे। रोहन और वीर कब से अपनी गंदी नजर से निधि को देख रहे थे। उनकी आंखों में निधि को पाने के लिए लालसा साफ साफ दिख रही थी। निधि ने उनको फुल इग्नोर कर दिया था। कुछ देर बाद सभी अपनी अपनी क्लास में वापस चले गए थे। एक क्लास और खत्म हो गई थी। छोटा सा ब्रेक चल रहा था और बेला को प्रिंसिपल से कुछ काम था, इसलिए वो उनके ऑफिस की तरफ जाने लगी। निधि क्लासरूम में बैठी पढ़ाई कर रही थी। बेला लॉबी से होती हुई तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। आगे जाकर वो किसी मजबूत आदमी के सीने से टकरा गई, जो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ रहा था। बेला जैसे ही गिरने वाली थी, उस आदमी ने बेला को अपनी बाहों में थाम लिया। डर के मारे बेला की आंखें बंद हो गई। वो आदमी गौर से बेला के चेहरे को देखा और जोर से बोला, नकचड़ी। अपने लिए ये शब्द फिर से सुनकर बेला ने अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गई। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जो उसे उस दिन रोड पर मिला था, जिसने उन लुच्चे लड़कों को भगाया था और बेला को इसी नाम से पुकारा था। बेला उसको घूरने लगी और वो बेला को घूरने लगा। दोनों एक साथ बोले, तुम। बेला ने कहा, ओ हेलो, ये मेरा कॉलेज है, मैं पढ़ती हूँ यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखकर लगता तो नहीं कि कॉलेज में हो। विराट अपने मन में बोला, अच्छा तो यहाँ जाकर मिली मुझे ये नकचड़ी, अब सबक सिखाऊंगा इसे। तो मैडम यहाँ पढ़ती हैं? वाह बढ़िया है। बेला ने उसके कानों के पास चुटकी बजाई और बोली, ओ हेलो अंकल, यहाँ क्या काम है आपको? विराट ने उसकी हथेली पकड़ ली। दोनों के जिस्म में अजीब सा करंट दौड़ पड़ा। दोनों झटके से अलग हुए। विराट बोला, अंकल किसको बोली? हाँ। बेला बोली, तुम्हें और किसे? विराट उस पर बरसने ही वाला था कि तभी एक काले कपड़े पहने लंबा चौड़ा गार्ड आया और विराट के सामने झुककर बोला, विराट सर, बॉस आपका कब से इंतजार कर रहे हैं और गुस्से में भी हैं। विराट तुरंत वहां से जाने लगा और अचानक रुककर पीछे पलटकर देखा तो बेला उसे ही देख रही थी। विराट ने उसकी आंखों में देखकर कहा, कल से शुरू होगी, एक एक चीज का हिसाब किताब सूद समेत लूंगा, नकचड़ी। इतना बोलकर विराट तुरंत वहां से चला गया। बेला उसे जाते हुए पीछे से देख रही थी और मुंह बिगाड़ कर बोली, अंकल कहीं का। बेला ऑफिस में अपने काम से गई। प्रिंसिपल की परमिशन मिलने के बाद वो अंदर गई। बेला उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, गुड आफ्टरनून सर। प्रिंसिपल बोले, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बोलो क्या काम है? बेला ने अपना काम बता दिया और प्रिंसिपल के ऑफिस से जैसे ही जाने लगी
तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो आदमी भी तो ऑफिस से बाहर आया था ना, तो वो कौन था और क्यों आया था? इस बारे में सर को पूछना चाहिए। बेला वापस मुड़ी और बोली, सर इफ यू डोंट माइंड आई वांट टू आस्क यू समथिंग। प्रिंसिपल बोले, यस। सर अभी वो जो बॉडी बिल्डर आदमी यहाँ से बाहर गया वो कौन था? प्लीज बता दीजिए, एक्चुअली उनका रुमाल मेरे पास रह गया है, हम दोनों बाहर टकरा गए थे। प्रिंसिपल बोले, ही इज मिस्टर विराट शेखावत। ये और इनके बॉस कल हमारी कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट आने वाले हैं। बेला ने कहा, क्या? प्रिंसिपल ने कहा, हाँ। बेला ने देखा प्रिंसिपल थोड़े टेंशन में लग रहे हैं। बेला ने कहा, सर आर यू ओके? कुछ हुआ है क्या? प्रिंसिपल ने कहा, सभी स्टूडेंट्स को कलेक्ट करो, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देनी है। बेला पूछी, बट व्हाट सर? प्रिंसिपल बोले, जस्ट गो एंड डू व्हाट आई सेड। बेला बाहर चली गई और कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर हॉल में इकट्ठे हो गए। प्रिंसिपल टेंशन में लग रहे थे। उन्होंने माइक हाथ में लिया और बोले, आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि दोबारा क्या अनाउंसमेंट करनी है, पर यह अनाउंसमेंट बहुत जरूरी है और चौंकाने वाली है। पूरे हॉल में खुसर फुसर मच गई। प्रिंसिपल ने कहा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कल के फंक्शन के लिए हमने चेन्नई के ही क्या पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक को एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। कंपनी के मालिक मान चुके हैं और कल हमारे कॉलेज आ रहे हैं। कंपनी का नाम है सिंह ग्रुप एंड कंपनी। सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कल उनकी कॉलेज में आ रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। सब लोग खुश हो गए और सीटियां बजाने लगे। प्रिंसिपल ने कहा, एवरीबॉडी अटेंशन प्लीज। एक खास बात, या यूं कहूं सबसे बड़ी और चौंका देने वाली बात यह है कि उस कंपनी के मालिक ने हमारे कॉलेज को तिगुने भाव देकर खरीद लिया है। पूरे हॉल में हाहाकार मच गया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। सभी प्रोफेसर्स भी चौंक गए। निधि को